फ्रेंड्स, पिछले वीडियो से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कवर कर रहे थे। हमने देखा था कैसे 6 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग आए और 3 अदर मेंबर आए और कोई नहीं आया। सबने इसका बॉयकॉट कर दिया। टोटल 389 मेंबर्स आने थे, ओनली 211 मेंबर्स आए। फिर भी ये 211 मेंबर्स ने मिलकर कैसे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बना के और काम करना शुरू कर दिया, जिससे हमें एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिल पाए। जवाहरलाल नेहरू ने अच्छा सा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी पास किया था, लेकिन माउंटबेटन प्लान आया और इंडिया और पाकिस्तान 2 भागों में बढ़ गया। इंडिया आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर दबाव था, जल्दी से जल्दी आज़ाद भारत को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, तो उन्होंने कमेटीज बनाई। उन कमेटीज के बारे में हमने उसके नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखा था। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अच्छा काम किया और 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दी। ये हमने देख लिया था। अब हमें ये देखना है ये 389 मेंबर्स कहाँ से आए थे, कहाँ से सेलेक्ट हुए थे। उसके लिए हम कुछ 10-15 साल की हिस्ट्री देखेंगे। 1934 में किसी के मन में एक राय आई कि कैसे हम अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं जिससे आगे चल के हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो किसी के मन में ये राय आई। ओके, ये किसका मन था? ये M.N. राय। ओके, इन्होंने ये आइडिया दिया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बननी चाहिए। तो 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया, अगले ही साल एक्सेप्ट कर लिया। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं M.N. राय जी। इसी के चलते जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली उनसे मांग कर दी ब्रिटिश सर से कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनानी है, लेकिन उसमें सिर्फ इंडियन मेंबर्स होने चाहिए। फ्रेंड्स, हमें पता है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक वर्ल्ड वार 2 है और इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अपने इंडियन मेंबर्स से मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, 1940 में 1 अगस्त ऑफर आया और उसमें ये मांग एक्सेप्ट हो गई। आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे और कितने मेंबर्स होंगे। प्रॉब्लम यहीं फंस गई। अच्छा, इतनी जल्दी ये मांग क्यों मान ली गई? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो चुका है 1939 में और इन्हें भारतीयों की मदद चाहिए। इस बार इंडियंस वर्ल्ड वार 2 में साथ नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में इंडियंस को धोखा मिल चुका था। इसी के चलते मार्च 1942 में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स भारत आए अपना एक बैग पैक करके। उस बैग में था क्रिप्स मिशन। आपको पता नहीं है, आगे चल के ये मामला बड़ा क्रिप्स ही कर देंगे, चटपटा। अब क्रिप्स भाई साहब ने बोला आपको मेंबर्स चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, मैं बताता हूँ। उन्होंने पहला बताया कि कुछ आप प्रांतों की असेंबली से ले लो और कुछ ले लो आप प्रिंसली स्टेट से, राजे रजवाड़ी से। वहाँ का राजा आपको लायक बंदा सेलेक्ट करके भेज देगा। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोविंस या राजे रजवाड़ी क्षेत्र ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आना चाहते, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो बना ले, हम अपने कॉमनवेल्थ में उसे शामिल कर लेंगे। बस तीसरा पॉइंट सुन के इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो माथा ठनक गया, क्योंकि ये भारत को बांटने की बात कर रहे हैं। हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं और ये लोग भारत को बांटने आ गए। तो उन्होंने INC ने इस पॉइंट की वजह से रिजेक्ट कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की तो बात है ही नहीं। हमें तो एक नया पाकिस्तान चाहिए। अगर ये राजे रजवाड़ी और प्रिंसली स्टेट में बांट दिया तो हमें पाकिस्तान कहाँ से मिलेगा? नहीं, हम भी नहीं मानेंगे इसको। बस क्रिप्स मिशन फेल होकर वापस बैग पैक करके घर चले गए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला ये क्रिप्स ही बना के चलेगा मसला। कैसे क्रिप्स ही बना के चलेगा? इनके जाने के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। अभी इसको रहने देते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। हमें बस इस पर ध्यान सेंट्रलाइज करना है कि आखिर ये 389 मेंबर्स कहाँ से आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, और उसी के लिए हम पढ़ते जा रहे हैं। फिर अंग्रेजों के लोग भी सारे वर्ल्ड वार 2 में बिजी थे, तो फिर इतना ध्यान नहीं दिया। एक जैसे तैसे क्रिप्स मिशन भेजा था, वो भी फेल होकर चला गया। जैसे ही 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, 19 सितंबर 1945 इंडिया में वॉइसरॉय थे लॉर्ड वेविल। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स इनसे बात करी और उसके बाद ब्रिटिश में कैबिनेट मिनिस्टर से बात की और एक निर्णय पर पहुंचे। निर्णय ये था कि जितने भी प्रोविंस हैं, प्रांत हैं, उनमें चुनाव करा दिया जाए और सेंटर में भी चुनाव करा दिया जाए। फिर जो उन चुनाव का निर्णय आएगा तो वहाँ से जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से नॉमिनेट करके लोगों को बुला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स बना देंगे और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। बस चुनाव का नाम सुनते ही दोनों पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अपनी अपनी गाड़ी उठाई और प्रचार के लिए निकल दिया। दिन आया फरवरी 1946। ये था चुनाव के रिजल्ट का दिन। चुनाव हो गए, रिजल्ट आना है। ओके, ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सरकार बनेगी, पहली बार किसकी सरकार बनेगी, और सबसे बड़ी बात इन्हीं में से कुछ मेंबर्स सेलेक्ट होकर आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे भारत का। 11 प्रांतों में 8 प्रांत में कांग्रेस जीती और 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग की मेजोरिटी रही। टोटल 1585 सीटों पर चुनाव हुए थे। उनमें से 923 सीट कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को मिली थी 425 सीट्स। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात थी, जितनी भी मुस्लिम सीट्स थी उनका 90% मुस्लिम लीग को मिला, लेकिन 91% मिला कांग्रेस को नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मतलब कांग्रेस को सारे बैकवर्ड क्लास वाले, सिख, जैन, हिंदू सारे फॉलो कर रहे थे और मुस्लिम लीग की मेजर पार्टी हो गई, मुस्लिम्स के लिए हो गई मुस्लिम लीग। बस अब जिन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो बता सकते थे लोगों को कि मुस्लिम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनकी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारा एजेंडा है, मुस्लिम लीग का एजेंडा है, वही यहाँ के मुस्लिम का एजेंडा है। टोटल जो वोटिंग हुई उनमें से 58.23% वोट कांग्रेस को मिले 100% में से, और मुस्लिम लीग को मिले 26.81%। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, तो जब रिवीजन करेंगे तो एक जगह ये सारे नंबर्स रहे, इसलिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन याद है कि 3 मुस्लिम लीग को जो सीट मिली वो कहाँ की थी? बंगाल, पंजाब एंड सिंध। और फ्रेंड्स, रिजल्ट आ चुके हैं, मेंबर्स पता लग चुके हैं। अब यही लोग मिलके, ये जो प्रोविंस में मेंबर हैं, यही आपस में सेलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स बनाने हैं वो सिलेक्ट कर देंगे।
हमें पहले से ही पता है 389 मेंबर्स सेलेक्ट होंगे। ये जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वही इन मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कोई जनता का हाथ नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यहाँ जनता का हाथ था जब ये वोटिंग करी थी, जब ये लोग चुनाव में उतर चुके थे, बैंड बाजे बज चुके थे, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, बस ये जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कैसे सिलेक्ट करें, इसलिए 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन कुछ नहीं है, 3 कैबिनेट के मिनिस्टर है ब्रिटेन में, वो आए हैं। तीनों का नाम देख लो, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस उस टाइम पर थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पोस्ट होती थी ना। अब ये वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर थे ये तीनों लोग, तो इसको हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान भारत आ गया, मतलब कैबिनेट के 3 मिनिस्टर भारत में एक मिशन लेके आ गए। अच्छा, इस प्लान ने एक अलग ही प्रपोजल दिया। इसमें प्रपोजल ये था कि 3 टियर्स में बांटने हैं आपको, जिसमें पहले होंगे प्रांत, सेकंड होंगे प्रोविंशियल ग्रुपिंग, अगर कोई ग्रुप बनाना चाहे दोनों प्रांत मिलके किसी जगह तो वो कर लें, और एक होगा सेंटर, जिसमें पावर होगी फॉरेन मिनिस्ट्री की, डिफेंस की, करेंसी की, कम्युनिकेशन की, ये सारी पावर होंगी। ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आ रहा है, ध्यान रखना। इस प्लान को जिन्ना ने पहले मान लिया, क्योंकि ये जो प्रोविंशियल ग्रुप बांटे थे उन्होंने इस प्लान के अकॉर्डिंग कैबिनेट मिशन ने, वो कुछ इस तरह थे। ग्रुप ए में थे यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। ग्रुप बी में थे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। ग्रुप सी में थे बंगाल एंड आसाम। अब देखो जिन्ना ने इसको शुरुआत में क्यों माना, आप जरा गौर से देखना। जिन्ना को अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें 3 सीटें मिली हैं मेजोरिटी में, एक बंगाल, एक पंजाब और एक सिंध। और ये जो प्लान आया है उस हिसाब से इसको जैसे पंजाब और सिंध के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान ये मिल रहा है। वो इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर बाद में अगर कोई ग्रुप एक दूसरे से कटना चाहे तो कर सकता है, या फिर कोई अगर दूसरे ग्रुप में जाना चाहे तो वो हो सकता है। तो जिन्ना को कहीं ना कहीं दिख रहा था कि पंजाब और सिंध हमारे पास है, ठीक है, पंजाब और सिंध हमारे पास है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में भी कुछ कुछ सीटें आई हैं, तो हम बाद में एक पाकिस्तान बना सकते हैं इनको। बंगाल के साथ उसे फ्री फोकट का आसाम भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसमें जिन्ना ने बोल दिया ठीक है, अगर कांग्रेस सरकार ना बनाए तो मैं इस शर्त के साथ सरकार बनाने को तैयार हूं, मैं बना लूंगा सरकार। अब बात आ गई कांग्रेस के ऊपर कि आपको क्या करना है। तो देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने मान लिया, कांग्रेस ने भी इसको मान लिया शुरुआत में, ध्यान रखना कांग्रेस ने इसमें शुरुआत में मान लिया था। लेकिन कांग्रेस ने ये बोला कि जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग है, यानी कि जो प्रांतों के ग्रुप बन रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर वो ग्रुप में आना चाहें तो आएंगे अभी, अगर सेपरेट रहना चाहे तो सेपरेट रहेंगे। लेकिन जिन्ना ने बोला नहीं, ये जो ग्रुपिंग है प्रोविंशियल ग्रुपिंग ये मैंडेटरी है, मतलब आपको आना ही पड़ेगा ग्रुप्स में, ग्रुप्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसे यहाँ पे पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा है ना, ये फ्री फोकट के मिल रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। तो इन दोनों में फिर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जिन्ना ने फाइनली बोल दिया कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए। 29 जुलाई को उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान ही चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर सेलेक्ट करने थे, तो वेवेल ने एक इंतरिम सरकार बनवा दी, जिसके पीएम जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। 2 सितंबर 1946 को आपको पता होगा एक इंतरिम सरकार बनी थी। वो इसीलिए बनी क्योंकि जल्दी से जल्दी मेंबर्स आए और कॉन्स्टिट्यूएंट बनाए। लेकिन उसी के दौरान जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया, मतलब डायरेक्ट मार पिटाई चालू हो गई और बहुत दंगे भड़क गए। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इसने 389 सीट्स पर चुनाव कराने के लिए बोला था कि 389 मेंबर्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से लोगों को बुलाओ, क्योंकि 1585 सीटों पर ये इलेक्शन हो चुके हैं और लोग जनता के चुने हुए लोग आ चुके हैं, 923 कांग्रेस के, 425 मुस्लिम लीग के। तो उनमें से जैसे राज्यसभा में भी मेंबर जाते हैं तो उनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, उसी तरह 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी। उनमें से 296 तो आने थे प्रांतों से, और मतलब ये एलोकेट हो गई कि 296 सीट प्रांतों से भरी जाएंगी और 93 सीट राजे रजवाड़े जिसको नॉमिनेट करके भेजे वो भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 296 प्रांतों की सीट थी उनमें चुनाव हुआ कि किसको आना चाहिए, मुस्लिम लीग के कितने मेंबर्स होने चाहिए या फिर कांग्रेस के कितने मेंबर होने चाहिए। चुनाव के बाद 208 मेंबर कांग्रेस के आए और 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग के आए। फिर बाद में 73 मेंबर्स ने मुस्लिम लीग ने आने से मना कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये 93 राजे रजवाड़े ने भी मना कर दिया। तो कांग्रेस के ही 208 मेंबर आए थे जो हमने यहाँ देखा। फिर वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट में ड्राफ्ट तैयार करके अम्बेडकर जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि जो 389 मेंबर्स आने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो नॉमिनेटेड थे या इलेक्टेड थे। देखो जनता ने पहले ही 1585 सीटों पर इलेक्शन करवा लिए हैं, ठीक है, जनता ने वोट दे दिए हैं इन लोगों को। अब ये नेता लोग ही यहाँ पर मेंबर्स को लाएंगे, ठीक है। तो ये जो 93 मेंबर्स हैं प्रिंसली स्टेट से हैं, जिनको राजा खुद नॉमिनेट करके भेजेगा, राजा को जो पसंद होगा वो अपनी तरफ से भेज देगा। और जो 296 सीट्स हैं उनमें अंदर ही अंदर इलेक्शन हो ही गए, तो उसमें पता लग गया 208 मेंबर्स कांग्रेस के निकले और 73 मुस्लिम लीग के निकले। हालांकि मैंने आपको बताया 93 और 73 आए नहीं। थैंक यू।